नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने बैंक के बारे में पढ़ा था। जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा कि आरबीआई कैसे वर्क करता है और इसके अंडर में कितने बैंक आते हैं और उनका कैसे कैसे कार्य होता है। उसमें मैंने बताया था कि दो तरह के बैंक होते हैं, एक अधिसूचित बैंक होता है और एक गैर अधिसूचित बैंक होता है। अधिसूचित बैंक के बारे में मैंने बताया था कि वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 2 के अंतर्गत सूचित किए गए हैं। मतलब आरबीआई एक्ट में धारा 2 के तहत एक सूची है, उसके अंतर्गत कुछ बैंकों का नाम सम्मिलित किया गया है, उसको हम लोग अधिसूचित बैंक कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ओवरव्यू लेंगे और फिर उसके बाद इसमें और इसमें अंतर क्या है ये समझेंगे। देखिए, तो अधिसूचित बैंक मेनली क्या होता है? अधिसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 के अंतर्गत सूचित किए गए हैं, यानी उनको एक सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक ना। अधिसूचित बैंक के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका जो उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या होता है? न लाभ न हानि। ठीक ना। ये प्रॉफिट के लिए काम करता है और ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करता है। मतलब ये ऐसे फंक्शन करेगा कि मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मुझे लॉस भी नहीं चाहिए। अब वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं इनको चार कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सरकारी, निजी, विदेशी और आरआरबी। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक और आरआरबी, ठीक ना। तो सरकारी बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे ज्यादा हो। निजी बैंक जिसमें किसी निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों का जो हिस्सेदारी हो वो कुल एसेट के 50% या कुल वैल्यू के 50% या उससे ज्यादा हो। फॉरेन बैंक ऐसा बैंक जिसमें किसी विदेशी का जो है हिस्सेदारी है वो 50% से ज्यादा है। और आरआरबी जो होता है ये गवर्नमेंट बैंक प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के हिस्सेदारी से बनता है। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे आरआरबी काम करता है, कैसे बनता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, ठीक ना। सरकारी बैंक, देखिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो कई बार आते हैं कि भारत में कितने सरकारी बैंक हैं। तो इस टाइम भारत में 12 सरकारी बैंक है। ये नंबर आप लिख दीजिएगा और नंबर को याद कर लीजिएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सरकारी बैंक कितने हैं? 12, निजी बैंक कितने हैं? 22, विदेशी बैंक कितने हैं? 46 और आरआरबी कितने हैं? 43, ठीक ना। सरकारी बैंकों का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मतलब ये सब है। अब तो शायद ये मर्ज हो गया है, ठीक ना। निजी बैंक एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब निजी बैंक के अंतर्गत आएंगे। विदेशी बैंक के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, उसके बाद सिटी बैंक हो गया, उसके बाद आपका हो गया आरबीएल रॉयल बैंक ऑफ लंदन हो गया। तो ये बैंक जो है वो विदेशी बैंक के अंतर्गत आएंगे। और आरआरबी के बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि आरआरबी से क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है, तो उसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक के बीच में अंतर देखते हैं, ठीक ना। कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में हम अंतर समझते हैं, जो हम लोगों ने भी पिछले स्लाइड में देखा कि बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं या अधिसूचित बैंक होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो सबसे पहले हम इनके बीच अंतर समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक ना।
उसके बाद आगे हम जानेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करता है, कोऑपरेटिव बैंक कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक किस लिए खोला जाता है? प्रॉफिट के लिए खोला जाता है। प्रॉफिट, जितना अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके, इसके लिए कॉमर्शियल बैंक खोला जाता है, ठीक ना। और कोऑपरेटिव जो बैंक है वो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए खोला जाता है, यानी ये सहयोग के लिए खोला जाता है। इसका जो पर्पज होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक ना, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करता है, ठीक ना। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए खोला जाता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक ना। अब इसमें चार पांच अंतर है, समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो कॉमर्शियल बैंक जो होता है उसको एसएलआर और सीआरआर रखना पड़ता है। एसएलआर और सीआरआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर मान लीजिए बैंक डूबता है या बैंक विपरीत परिस्थितियों में आता है तो इसका कुछ पैसा जो है, कुछ पैसा अगर रिजर्व में रखा रहेगा तो उससे वो अपना काम कर सकता है। जैसे सीआरआर इस टाइम 4.5% रखता है, यानी बैंक अगर 100 रुपए कमाता है तो सीधा सीधा 4.5 रुपया आरबीआई के पास जमा कर देता है, ठीक ना। हम आगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो निर्धारण है कि आप कितना परसेंट पैसा रखोगे आरबीआई के पास, ये आरबीआई ही निर्धारित करता है। तो आरबीआई ये कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया आया, ठीक ना, तो उस 100 रुपये में से पहले 4.5 रुपये लाके मुझे दे दो, ठीक ना। क्या पता तुम डूब गए, भाग गए, तो ये पैसा रहेगा तभी ना हम देंगे, ठीक ना। तो कोई भी बैंक अगर उसको 100 रुपये जमा प्राप्त होता है, 100 रुपये अगर उसके पास क्रेडिट होता है, तो उसको सीधे सीधे 4.5 रुपये आरबीआई के पास रख देना होता है, ठीक। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर ये भी उसी टाइप से होता है, लेकिन ये पैसा सिर्फ रखना होता है। और एसएलआर का जो पैसा है, इस पैसे से वो सोना खरीद सकता है या वित्तीय पत्र खरीद सकता है। वित्तीय पत्र वो भी गवर्नमेंट वित्तीय पत्र खरीद सकता है, ठीक ना। तो एसएलआर से तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है बैंक को, लेकिन सीआरआर से उसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सीआरआर जैसे मिला उसे आप ले जाके रख दिए। इस टाइम एसएलआर का जो परसेंट है वो 18%, यानी अगर आप 100 रुपये आपको मिला, यानी 100 रुपये बैंक को अगर प्राप्त हुआ, तो 18 रुपया का बैंक क्या करेगा? सोना खरीद लेगा या उसका कोई वित्तीय पत्र खरीद लेगा, ठीक ना। लेकिन सीआरआर सीधे सीधे आरबीआई के पास रख देगा। तो एसएलआर और सीआरआर के बारे में और डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, अंतर वो समझते हैं इसलिए। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंकों को एसएलआर और सीआरआर दोनों रखना पड़ता है, कोऑपरेटिव बैंक को भी एसएलआर और सीआरआर रखना पड़ता है, ठीक ना। दूसरा अंतर क्या है कि कॉमर्शियल बैंक पीएसएल को लोन्स देंगे। पीएसएल का मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहला एग्रीकल्चर आ जाता है, कृषि, ठीक ना। दूसरा आ जाएगा क्या? एमएसएमई के बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। एमएसएमई का मतलब मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक ना। तो जो छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे जो हथकरघा उद्योग है, या कोई अपने घर में बटन लगाने वाला काम कर रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, तो जो भी उसका छोटा छोटा उद्योग है उसके लिए कॉमर्शियल बैंक को लोन देना पड़ेगा। अब ये बाध्यता कॉमर्शियल बैंक पर क्यों रखी गई है? अगर ये बाध्यता कॉमर्शियल बैंक पर ना रखी जाए तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट हाई करके सिर्फ लोन उन्हीं को देगा जो उनको ज्यादा रिटर्न देंगे या ज्यादा उस पर ब्याज देंगे। तो आरबीआई क्या कहता है कि अगर आपको 100 रुपये मिलता है तो उसमें आपको एक निश्चित राशि, ठीक ना, किसको देना पड़ेगा? पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा, यानी प्राथमिक क्षेत्रों को देना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 रुपये मिला तो आपको कुछ जो लोन्स है वो प्राथमिक क्षेत्र को देना ही देना है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा, ठीक ना। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी बैंकों को कृषि को देना पड़ेगा और एमएसएमई को देना पड़ेगा, ठीक ना। कोऑपरेटिव बैंक में बाध्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक खुला ही इसलिए है क्योंकि वो सहयोग करे, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए खुला है, एमएसएमई के लिए खुला है। तो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि आपको देना ही देना है। लेकिन हाँ, कॉमर्शियल बैंक के लिए बाध्यता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन देना ही पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक कॉमर्शियल बैंक है, जैसे मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके चलते हैं, ठीक ना। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम चार पांच लोगों को लेते हैं, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए कि ए जो है गवर्नमेंट है,
ठीक ना। तो इसका जो हिस्सेदारी होगा, जाहिर सी बात है कि 50% या उससे ज्यादा होगा। इसका 10% हो गया, इसका 15% हो गया, और इसका XYZ कुछ भी परसेंट हो गया, ठीक ना। तो कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है कि जिसका जितना हिस्सेदारी होता है उसकी बात का उतना वजन होता है। मतलब अगर कोई हमको बैंक से रिलेटेड निर्णय लेना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुमत। भाई बहुमत में लोग बोलेंगे भाई ये होना चाहिए बैंक में, ठीक है। तो जिसका जितना हिस्सेदारी रहेगा, यानी मान लीजिए कि ये लोग भले मना कर देते हैं कि भाई ये बैंक में ये हम चेंज नहीं चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोल देगा कि नहीं भाई मुझे करना है चेंज, ठीक ना। तो उसकी बात मानी जाएगी क्योंकि उसका शेयरिंग कितना है, 51% है, यानी 50% या उससे ज्यादा है। इन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, ठीक ना। यानी किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग होगी तो जिसका उसमें जितना हिस्सेदारी होगा, अगर किसी का हिस्सेदारी 10% है तो उसकी वोट का उतना पावर होगा, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, कोऑपरेटिव बैंक में सब इक्वल है, ठीक ना, सब इक्वल है। ABCD मान लीजिए किसी मुद्दे पे कोई राय लेनी है तो जितना CD का राय इंपॉर्टेंट होगा उतना ही AB का राय इंपॉर्टेंट होगा, जबकि AB का जो शेयरिंग है कितना है, 61% है, ठीक ना। और CD का शेयरिंग कितना है, 15, मान लीजिए 61 और 15 76, 24, तो कितना जाएगा, 39% है, ठीक ना। भले इनका शेयरिंग AB से कम है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में इनके बात का भी उतना ही वैल्यू है जितना इनके बात का वैल्यू है। ये नहीं कि इनका शेयरिंग ज्यादा है तो इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी और इनकी बात कम मानी जाएगी। तो कोऑपरेटिव और कमर्शियल में सबसे बड़ा अंतर ये भी होता है कि कॉमर्शियल में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसका उतना वोट होगा, कोऑपरेटिव में सब बराबर है, जिसका जितना शेयर है उससे मतलब नहीं है, आदमी है तो उसका उतना ही महत्व है जितना सबसे बड़े आदमी का महत्व है, ठीक ना। उसके बाद कॉमर्शियल जो बैंक है वो किस लिए लोन देते हैं, ज्यादातर वो व्यवसाय संचालन के लिए लोन देते हैं। अब मैंने पहले ही कहा था कि कॉमर्शियल बैंक खुलते ही इसलिए कहेंगे वो लाभ कमा सके, तो लाभ कैसे कमाएंगे, जब व्यवसाय संचालन के लिए देंगे कि भैया लो ये पैसा, 100 रुपया लो, हमको 20% तुम रिटर्न देना, तो 100 रुपया देके 120 रुपया कमा लिया। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक किस लिए खोला जाता है, कृषि कार्यों के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खोला जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक ऋण क्यों देता है, कृषि कार्यों के लिए ऋण देता है। ट्रैक्टर खरीदना है, बाइक खरीदना है, ठीक ना, गाय खरीदना है, हर खरीदना है, ये सब खरीदना होगा तो हमको कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलेगा। हालांकि कॉमर्शियल बैंक से भी लोन मिल जाता है, लेकिन किस लिए मिलता है, PSL के कारण मिलता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लोन देने की बाध्यता RBI। के पास रजिस्ट्रेशन करवाने की, भाई मुझे एज ए बैंक की मान्यता दो, ठीक ना। तो RBI क्या करेगा, वो हमको बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत करेगा कि भाई ठीक है हम तुमको रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन तुमको बैंकिंग एक्ट के तहत रजिस्टर कर रहे हैं। वही मान लीजिए हम जा रहे हैं खोलने की, भाई देखो हमको बैंक खोलना है लेकिन हम लाभ नहीं कमाना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं देश का, ठीक ना। तो हमको तो कोऑपरेटिव बैंक को किसके तहत देगा, कोऑपरेटिव बैंक को देगा सहकारी साख अधिनियम 1904 के तहत, ठीक ना। तो ये अंतर है महत्वपूर्ण इसमें, ये हम लोग समझ लेंगे और इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम अब कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पे इंडिविजुअल चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए बैंकिंग जो चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आता है तो वो आता है RBI से और RRB से, ठीक ना। RBI से क्योंकि RBI सबको कंट्रोल करता है, और RRB से क्योंकि RRB छोटे स्तर से काम करता है, ठीक ना, ग्रामीण क्षेत्र से काम करता है। RRB के बारे में पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से क्यों पूछा जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए RRB वैसे तो कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन जो व्यवहार इसका है वो ना तो पूरा कॉमर्शियल का है और ना तो पूरा कोऑपरेटिव का है, यानी कि बीच का
व्यवहार निभाता है। जैसे समझते हैं इसको, कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में खोला जाता है, कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल भी लाभ कमाने के चक्कर में नहीं खोला जाता है, लेकिन आरआरबी थोड़ा सा लाभ कमाने के चक्कर में खोला जाता है, ठीक ना। इसीलिए कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के सम्मिलित रूप को हम आरआरबी कह देते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में खोला गया, ये लाभ कमाने के चक्कर में नहीं खोला गया, ये थोड़ा सा लाभ कमाने के चक्कर में खोला गया, ठीक ना। अब देखिए आरआरबी बैंक में हिस्सेदारी कितना होता है, किसका कितना हिस्सेदारी होता है, तो आरआरबी में 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट का और 35% जो हिस्सेदारी है वो स्पॉन्सर बैंक का। तो इसको हम लोग थोड़ा यहां समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। मान लीजिए कि एक बैंक हम लेके चलते हैं, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, ठीक ना, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, ठीक ना। हालांकि अभी बंद हो चुका है, लेकिन समझने के लिए हम इसको ले लेते हैं। अब ये बैंक अरे बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो चुका है ये भी, ठीक ना। तो मान लीजिए काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है, इसका टोटल मान लीजिए कि इसमें 100 रुपया वैल्यूएशन है इसका, ठीक ना। तो 50 रुपया इसमें कौन देगा, मोदी जी देंगे, ठीक ना। 15 रुपये इसमें कौन देगा, योगी जी देंगे, और 35 रुपये कौन देगा, स्पॉन्सर बैंक देगा। समझते हैं इसको, देखिए मोदी जी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, योगी जी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर बैंक का मतलब कि जो बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक को कौन स्पॉन्सर करता था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करता था, ठीक ना। उसी तरह से एक और बैंक है गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मान लीजिए इसको हटा के हम लोग उसको समझते हैं। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक ना, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अगर खोलने में मान लीजिए 100 रुपया लगता है, तो इसमें 50 रुपया कौन दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 रुपया दे देगा स्टेट गवर्नमेंट, और 35 रुपये कौन देगा, स्पॉन्सर बैंक। तो गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कौन करता है, एसबीआई स्पॉन्सर करता है, ठीक ना। तो यानी कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोलने में अगर 100 रुपया लगा, तो 50 रुपए दे दिए मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 रुपए दे दिए योगी जी यानी स्टेट गवर्नमेंट, और 35 रुपए दे दिया कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो आरआरबी में ऐसे हिस्सेदारी होती है, ठीक ना। अब आरआरबी को कंट्रोल कौन करता है, तो आरआरबी को आंशिक रूप से आरबीआई कंट्रोल करता है और आंशिक रूप से नाबार्ड कंट्रोल करता है, ठीक ना। आरबीआई अरे आरआरबी को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई और नाबार्ड दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। अब नाबार्ड कैसे कंट्रोल करता है, जैसे देखिए आरआरबी में ग्राहक जमा कम करते हैं, निकालते ज्यादा है, ठीक है। तो जमा कम करते हैं तो आरआरबी के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो अपने बैंकिंग फंक्शन को सर्कुलेट करे। तो इसके लिए आरआरबी कहां से पैसा लेके आता है, आरआरबी पैसा लेके आता है नाबार्ड से। अब नाबार्ड कहां से पैसा पाएगा, मान लीजिए हमने पीछे पढ़ा भी कि कॉमर्शियल बैंक को एक लिमिट होता है कि उस लिमिट तक, जैसे मान लीजिए कि एक लिमिट बना दिया गया कि 10% कॉमर्शियल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लोन देगा, और जो कॉमर्शियल बैंक है वो उतना लोन देने में असमर्थ रहा। तो अब वो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक किसको पैसा देगा, कॉमर्शियल बैंक पैसा देगा नाबार्ड को, ठीक ना। और नाबार्ड ये पैसा देगा किसको, आरआरबी को, ठीक ना। और आरआरबी इसी से अपना फंक्शन करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देगा। अक्सर जैसे ना फॉरेन बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन नहीं देना चाहते हैं, या प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन नहीं देना चाहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को लोन नहीं देना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो नाबार्ड को लोन दे देते हैं कि भाई देखो नाबार्ड तुम पैसा ले लो और तुम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में देते रहो लोन, हम लोगों के ऊपर झंझट ना बढ़ाओ, ठीक ना। तो कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ये सब क्या करते हैं, नाबार्ड को पैसा देते हैं, और नाबार्ड वही पैसा आरआरबी को देता है, और आरआरबी लाके फील्ड में इससे वर्क करता है। तो समझते हैं बात को हम थोड़ा, ठीक ना। ठीक,
इसीलिए ये नाबार्ड जो है आरआरबी को कंट्रोल भी करता है। कहाँ ये पैसा जो देगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा आपको पैसा दे रहे हैं तो वही आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। जो पैसा आपको देता है अक्सर वही कंट्रोल करता है, जो पैसा नहीं देगा वो कंट्रोल नहीं करता है, और जो पैसा देता है वो कंट्रोल करना भी चाहता है, ठीक है ना। तो इतना हम समझ लिए यहाँ तक, ठीक ना। एक और चीज समझ लेते हैं इसमें कि पहला आरआरबी कौन है। पहला आरआरबी एक प्रथमा बैंक है जो मुरादाबाद में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। तो ये चीजें क्या थी, ये फैक्ट बेस्ड थी ना। अब इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये समझने वाली चीज है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आजादी के बाद हमारे देश में बैंक कहीं कहीं पे होते थे। पता चल रहा है कि जिले में 2 बैंक है, ठीक ना। कई बार तो कई जिले ऐसे राजस्थान के अंदर अंदर ऐसे कई जिले थे जहां बैंक में नहीं था, ठीक है ना। तो सरकार कोई भी पैसा अगर भेजता था उनके विकास कार्य के लिए तो वो वहां तक पहुंचता ही नहीं था। इसीलिए राजीव गांधी एक बार कहे थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा गांव वालों को मिलता है, या जिसको लाभ देना चाहते हैं उसको 10 पैसा मिलता है। तो अब चैलेंज क्या हुआ कि क्यों ना सारे लोगों को बैंक से जोड़ दिया जाए, ठीक ना। सारे लोगों को बैंक से जोड़ दिया जाए। तो अब उस चीज में ये हुआ कि कॉमर्शियल बैंक तो हर जगह नहीं खुल पाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को खोलने के लिए बहुत ज्यादा लागत की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पैसा की आवश्यकता होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ बैंक साथ आए ना, तो भाई चलिए हम लोग मिल के और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक डालते हैं। छोटे छोटे जगहों पे जो सुदूर क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं या बैकवर्ड इलाका है, वहां पर हम लोग बैंक डालते हैं, ठीक ना। तो छोटे छोटे जगहों को बैंकों से जोड़ने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए आरआरबी का स्थापना किया गया। कितना बढ़िया उद्देश्य था, ठीक ना, कि छोटे छोटे जगहों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। तो इसके लिए हमें किसकी स्थापना करनी चाहिए, आरआरबी का स्थापना किया गया इसके लिए, ठीक ना। अब आरआरबी का जब स्थापना हुआ तो वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। अब इसे देखिए, मान लीजिए हमें डेयरी खोलना है, पशुपालन करना है, मछली पालन करना है, तो इसके लिए कॉमर्शियल बैंक लोन तो देते हैं लेकिन वो देने से बचना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आरआरबी ऐसे लोगों को लोन देता है, ठीक ना। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मछली पालन करेंगे, डेयरी पालन करेंगे, छोटे उद्योग करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है गांव भी डेवलपमेंट करेगा, और जब गांव डेवलप करेगा तो रूरल डेवलपमेंट तो अपने मन में हो जाएगा। अगर एक गांव में कुल पैसा वाला हो जाए तो रूरल डेवलपमेंट हो गया ना। तो इसी उद्देश्य से आरआरबी खोला गया। आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खोला गया। इसीलिए इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, रूरल रूरल मतलब आरआरबी कहाँ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ही आरआरबी होगा। शहर में आपको आरआरबी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना। नरीमन पॉइंट में आरआरबी नहीं मिलेगा आपको, या दिल्ली के कमला नगर में आरआरबी आपको नहीं मिलेगा। आरआरबी कहाँ मिलेगा, आरआरबी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना। ये मछली पालन के लिए लोन देगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन देगा, भैंस खरीदने के लिए लोन देगा, तो इस चीज के लिए लोन देता है। उसके बाद इससे क्या होता है, ग्रामीण विकास होता है। तो आरआरबी के बारे में हम लोग इतना समझे, ठीक ना। बाकी अगले स्लाइड में हम लोग और बैंक, छोटे छोटे बैंक है जैसे स्मॉल बैंक है, पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, बचत खाता क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे करके वीडियो बनाएंगे। बैंकिंग पे 10-15 वीडियो बनेगा अभी।